नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आपका द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल में। अभी हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंट, उसके नेचर और इम्पोर्टेंस के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट क्या क्या होते हैं। जो लोग नए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि ये फ्री बैच हम चला रहे हैं NET-JRF कॉमर्स में। किस लिए? दिसंबर 2024 का जो अटेम्प्ट होने वाला है UGC नेट का, उसके लिए। लेकिन अगर आप ये अगस्त में री एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो जून का अटेम्प्ट है जो कैंसिल हो गया था, उसके लिए भी आप इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में मान लीजिए अगले जून 2025 में या दिसंबर 2025 में या कभी भी फ्यूचर डेट्स में पढ़ना चाहते हैं, तो जो बिजनेस इन्वायरमेंट वाला टॉपिक है ना, ये एक स्टैटिक टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है जो चेंज नहीं होने वाला। इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आएंगे क्योंकि कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक है। तो आप उसके लिए भी इसको पढ़ सकते हैं। साथ साथ अगर आप MP सेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इक्वली आपके काम आने वाला है। आइए देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप ज़रूरी समझें, तो बिल्कुल पढ़ें। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में कि कितनी तरह के बिजनेस इन्वायरमेंट होते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट आपने कल समझा कि बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। वो हर चीज़ जो बिज़नेस को आपके इफेक्ट करती है, वो सारे फैक्टर्स जो आपके बिज़नेस के इर्द गिर्द घूमते हैं, वो बिज़नेस इन्वायरमेंट है। अब बिज़नेस इन्वायरमेंट को यहाँ पर हम दो टाइप्स में बांटते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब वो फैक्टर्स है जो कंपनी के खुद के अंदर के फैक्टर्स है जिससे कंपनी कंट्रोल कर सकती है। कोई भी चीज़ अगर आपके अंदर की बात है, मान लीजिए आपका नेचर है, आपका स्वभाव, मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा हूँ, तो आप उसे कंट्रोल कर सकते हो। एक्सटर्नल मतलब ये वो फैक्टर्स है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, बाहर वाली चीज़ है। अब आपके दोस्त का स्वभाव कैसा होगा, या मार्केट का नेचर कैसा होगा, या जिस रोड पर आप निकल रहे हैं वहाँ लोगों का नेचर कैसा होगा, ये तो आपके कंट्रोल में है नहीं। तो इसे एक्सटर्नल कहते हैं। इंटरनल की फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है। इंटरनल में कुछ पॉइंट्स है जो आप पढ़ेंगे, अभी मैं स्लाइड दिखाऊंगा उसमें आप पढ़ लेंगे। एक्सटर्नल की दो फर्दर क्लासिफिकेशन है। एक है माइक्रो फैक्टर्स, ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो खाली आपके फर्म को, आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। और एक है मैक्रो फैक्टर्स जो कंट्रोलेबल तो नहीं है, लेकिन वो सिर्फ आपको नहीं इफेक्ट करेंगे, वो पूरी इंडस्ट्री या पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में नहीं है, अभी एग्जाम्पल से जब बात करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। चलिए मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में। पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? दिस रिफर्स टू द फैक्टर्स ऑफ इंटरनल टू फर्म। ऐसे फैक्टर्स जो कहाँ है? इंटरनल टू फर्म, केवल फर्म के अंदर है। जैसे वो फैक्टर्स जो फर्म के अंदर है, फर्म के कंट्रोल में है, फर्म जब चाहे उन्हें मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है। अगर उसमें कुछ कमियां हैं तो भी वो आपकी वजह से हैं, अगर उसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो वो भी आपकी वजह से। जैसे कल्चर। कल्चर क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्टिव बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस दैट आर अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पे इन्वायरमेंट का मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट है। एक कंपनी किसी व्यू पॉइंट पे काम करती है, कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करती है। मान लीजिए एक कंपनी है जो, जैसे टाटा की इमेज आप लेकर के चलिए, तो टाटा की इमेज ये है सोसाइटी में कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। तो वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है? वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऐसा है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में केयर करते हैं। वो एम्प्लॉय को बस सर्विस देंगे, बाकी सारी फैसिलिटीज़ देंगे। तो ये होता है कल्चर। अगर आपके यहाँ एम्प्लॉय का कल्चर अच्छा है तो एम्प्लॉय ज़्यादा देर रुकेगा। अगर आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है तो कस्टमर आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये सारे वो फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में हैं और आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट भी करते हैं। मतलब अगर आपका कल्चर खराब होगा तो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ से जॉब छोड़ के जाएंगे, कस्टमर्स आपसे एसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर ठीक नहीं होगा उनके प्रति तो ये वो सारी चीज़ें जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगी। पर ये कैसी हैं? ये इंटरनल है, आपके कंट्रोल में। आप अपने कल्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके यहाँ प्रिंसिपल्स ठीक नहीं चल रहे, जो लोग हैं वो ईमानदार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ को चेंज करेंगे। एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कस्टमर के प्रति बेहतर नहीं है तो आप उनको चेंज करेंगे। मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग पावर ठीक नहीं है, वो उन प्रिंसिपल्स पे काम नहीं कर रही है जो मेन ऑब्जेक्टिव है फर्म का, तो आप उनको चेंज करेंगे। अब बात करते हैं विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव की। पहले समझते हैं विजन और मिशन में क्या अंतर है। देखिए, विजन का मतलब होता है, विजन हमेशा ऐसे याद रखिए कि ये फ्यूचरिस्टिक होता है। किसकी बात करता है? फ्यूचर की, कि हम फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। लाइक जैसे आपका एक विजन है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कुछ में आप लोग PhD करना चाहो, लेकिन अंत में तो आपका विजन यही है कि आप अभी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं इन 5 ईयर्स, इन 4 ईयर्स। मान लीजिए आपका नेट निकला, फिर 2-3 साल 4 साल PhD के लिए, तो 4-5 साल में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ये आपका विजन है। तो मिशन क्या होता है? मिशन होता है आपका इमीडिएट कॉज जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। मिशन का मतलब आप क्यों काम कर रहे हैं, अभी आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी आपको UGC नेट निकालना है। ये शॉर्ट टर्म गोल भी है आपका और मिशन भी है। कोई आपसे पूछे आप क्यों इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? भाई आप 3-3 4-4 घंटा पढ़ रहे हो और यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तैयारी कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो अभी आपका मिशन ये है कि मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, मेरा विजन है लॉन्ग टर्म में। उसके लिए मैंने ये मिशन स्टार्ट किया, उसके लिए मैंने तरीका स्टार्ट किया, जिसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट क्या है, अभी का मिशन क्या है कि मैं 3-4 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी और UGC नेट
2024 का जो दिसंबर अटेम्प्ट है या जो अगस्त वाला अटेम्प्ट है, जून वाला कैंसिल होकर बना है, उसको क्वालिफाई करूंगा। अभी आपका मिशन ये है, तो मिशन शॉर्ट टर्म है, वो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। आप जो चीज़ें कर रहे हो वो अभी क्यों कर रहे हो। विजन का मतलब ये कि आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने आगे के बारे में क्या सोच रखा है। ठीक, तो विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी भी डिसाइड करती है कि बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए आपका विजन ये है कि आप ज़्यादातर चैरिटी करना चाह रहे हो, तो आपकी कंपनी की प्रॉफिट रेशियो थोड़ा सा कम होगा, आप प्रॉफिट पर थोड़ा कम ध्यान दोगे। आपकी कंपनी का विजन है या मिशन है कि आपको भाई इंडिया की बिगेस्ट कंपनी बनना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, तो आप प्रॉफिट और रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान दोगे, बाकी चीज़ों पे कम दोगे, CSR पे कम दोगे। जो जितना मस्ट है 2% आप उतना CSR का ये काम खत्म करोगे। तो ये फैक्टर्स है जो आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं। आइए और इंटरनल फैक्टर्स देखते हैं। टॉप मैनेजमेंट प्रायोरिटीज़, जैसा आपका कल्चर होगा वैसी आपकी टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ होंगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या होते हैं, ये कंपनी के सारे डिसीजन लेते हैं। हमें पता है ना कि कंपनी की बात करें तो कंपनी के ओनर्स अलग हैं, इनको आप शेयर होल्डर समझते हैं, जिसको आप शेयर होल्डर समझते हैं, ओनर्स अलग बात हो गई। और एक होता है BOD यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या करते हैं, ये अल्टीमेटली कंपनी का डिसीजन लेते हैं। साथ में कुछ मैनेजमेंट होते हैं जहाँ पे मैनेजर्स वगैरह होंगे, ये कुछ मैनेजमेंट के लोग हैं जो कि डिसीजन लेते हैं। इनका पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ों को लेकर के क्या है, ये डिफाइन करेगा कि आगे क्या डिसीजंस होने वाले हैं। तो कंपनी कैसे रन करेगी डिपेंड करता है टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज़ क्या है। आपकी प्रायोरिटीज़ डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस है, या आप क्या चाह रहे हैं, प्रोफेशनलिज्म को ज़्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं, या आपकी क्या लार्ज स्टेक्स चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें चाह रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट जो चीज़ें चाह रहा है, उससे कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। फिर बात करते हैं पावर स्ट्रक्चर की। इफेक्ट का मतलब नेगेटिव ही नहीं होता, इफेक्ट का मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होता है, ध्यान रखिए। तो अगर आपके टॉप मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज अच्छी हैं, क्लियर हैं दिमाग में, तो आपकी कंपनी अच्छे से रन करेगी, और अगर वो नहीं है तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। पावर स्ट्रक्चर की बात करें, आपने सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड रखी है या उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके रखा है, इससे भी आपके डिसीजन मेकिंग में फर्क पड़ेगा। अगर आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सारी पावर दे रखी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके पास गुड नंबर्स में है, मतलब आपने 10-12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बना रखे हैं, तो आपको ज़्यादा ओपिनियन मिलेंगे। वहीं आपके डिसीजन गलत होने के चांसेस कम है जब आपके पास 3-4 लिमिटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिनको नॉलेज भी अच्छी नहीं है। आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस हिसाब से रख लिया कि ये ओनर के जानने वाले हैं या ये मैनेजमेंट के खास हैं, तो फिर आपका पावर स्ट्रक्चर डिसीजन गलत होंगे, आपका बिजनेस इफेक्ट होगा। ये वैसा फैक्टर है जिसको आप कंट्रोल कर सकते थे अगर आप अच्छे लोगों को रखते तो अच्छे जाएंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ जो है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। ये तो पावर स्ट्रक्चर तो जो हो गई, ये तो टॉप लेवल की बात हो गई। अभी 2 लेवल ऑफ मैनेजमेंट बताए ना, मिडिल और लोअर। तो आप कैसे लोगों को रख रहे हो, कैसे एम्प्लॉयज़ रख रहे हो, ये भी फ़र्क करता है कि आपकी कंपनी कैसे रन करेगी। अगर आपके पास जो एम्प्लॉय वो कम्पिटेंट है, कमिटेड है और उनका मोटिवेशन लेवल हाई है, तो वो कंपनी के लिए ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे, आपकी कंपनी ज़्यादा ग्रो करेगी। वहीं आपने अगर ऐसे एम्प्लॉयज़ रखे हैं जो कम्पिटेंट नहीं है, जो अपने एकदम मोटिवेटेड नहीं, एकदम लो फील कर रहे हैं, वो कंपनी की प्रोफाइल को लेकर नेगेटिव हैं, तो काम ठीक से नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपके बिजनेस को लॉस होगा। तो ये भी एक ऐसा फैक्टर था जो कंट्रोलेबल था, इंटरनल फैक्टर था। फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, आपके पास पर्टिकुलरली आपके फर्म की बात हो रही। देखिए टेक्नोलॉजी वैसे एक मैक्रो फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर है कि इन्वायरमेंट में ही टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए, पर यहाँ जो फिजिकल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए आपके पास जो टेक्नोलॉजी है या जो आपके पास रिसोर्सेज है वो खराब हो रहे हैं, तो आपका बिजनेस खराब होगा। अगर वो रिसोर्सेज ठीक चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी ठीक चल रही है, सिस्टम ठीक से वर्क कर रहे हैं, R&D वर्क आपका ठीक चल रहा है, पर्टिकुलरली एक फर्म की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे इंडस्ट्री की नहीं, तब ये आपका इंटरनल फैक्टर है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कंपनी इमेज और ब्रांड इक्विटी। आपने कंपनी की इमेज ठीक बनाई, आप कंपनी की इमेज अच्छी बना करके चल रहे हो, तो लोगों का ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट होगा तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आपने 12th में अकाउंट्स में पढ़ा होगा एक टर्म गुडविल। अगर ट्रस्ट होगा तो आपकी गुडविल बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी तो कस्टमर्स आपके साथ इजीली एसोसिएट होंगे, आपका बिजनेस इंक्रीज करेगा, आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज करेगी, आपकी फर्म के शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी इंक्रीज करेगी। और वहीं अगर इसका उल्टा केस होता है तो यही फैक्टर्स आपके बिजनेस को, आपकी कंपनी को डुबाने में भी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके, एक सेकेंड, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट में इंटरनल। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, सराउंडिंग्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज, जो बिजनेस के चारों तरफ बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। कैसे, विच हैव इन्फ्लुएंस ऑन द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस, इट कैन बी कैरेक्टराइज इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो और मैक्रो। मतलब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स वो हैं जो आपकी कंपनी के अंदर के फैक्टर्स नहीं। अब तक आप बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ की, आप बात कर रहे थे कल्चर की, विजन की, मिशन की, अपने मैनेजमेंट की, ये सब क्या है, इंटरनल फैक्टर्स है जो आपने चूज़ किए हैं, आपकी कंपनी के अंदर है, जो आपके कंट्रोल में। अब ये फैक्टर्स बात करेंगे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। ऐसी चीज़ें जैसे टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में कोई चेंज आ गया, आपके कस्टमर्स अलग हो गए, सप्लायर्स आपको क्रेडिट में सामान नहीं दे रहे, या सप्लायर्स ने सामान महंगा कर दिया, ये वो फैक्टर्स हैं जो आपके बिजनेस को अफेक्ट तो करेंगे। सपोज आप किसी सप्लायर से सामान लेते हो, आप 10 रुपये में सामान लेते थे, उसको 12 रुपये 15 रुपये में बेचते थे, अब सप्लायर ने सामान ही 15 का कर दिया, तो
एट द एंड क्या होगा कि आपको अपना प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। आपके बिजनेस का प्राइस एक सप्लायर की वजह से इफेक्ट हुआ, लेकिन क्या सप्लायर आपके कंट्रोल में है? नहीं, सप्लायर के प्राइस आपके कंट्रोल में नहीं है, उससे आपको इफेक्ट तो पड़ेगा पर आपके कंट्रोल में नहीं है। इसके भी दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट कौन से हैं? एक है माइक्रो और एक है मैक्रो। माइक्रो वाले वो हैं जो खाली आपकी कंपनी के केस में, जैसे सप्लायर अभी मैंने एग्जांपल दिया ना, ये माइक्रो का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर कंपनी का सप्लायर वही होगा। आप एक जगह से सामान लेते हो, उसने महंगा कर दिया। मैं एक ट्रेडिंग का एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप शर्ट बेचते हो, आप कहीं से शर्ट लेते हो 200 रुपये का, उसको 250 में बेचते हो, अब वो 250 की पड़ने लगी। अब आपको सामान क्या करना पड़ेगा? सामान का प्राइस आपको बढ़ाना पड़ेगा। पर ये सप्लायर केवल आपकी फर्म का, इससे पूरी इंडस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब फर्म और इंडस्ट्री के बीच का डिफरेंस समझ लीजिए जिन्हें नहीं पता। फर्म का मतलब होता है एक कंपनी। मान लीजिए आपकी कंपनी है ABC लिमिटेड, ये क्या है? एक कंपनी, एक फर्म है। तो ये सप्लायर आपकी कंपनी का है, आपकी फर्म का है। और पूरी इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि जितने लोग भी क्लोथिंग का काम करें ना, जो पूरी क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री का काम करते हैं। तो जो माइक्रो फैक्टर्स है ये केवल एक फर्म से जुड़े होते हैं। आपके कंट्रोल में तो ये भी नहीं है, पर ये आपके केवल फर्म से जुड़े, तो आप इनको चेंज कर सकते हैं, दूसरे सप्लायर्स की तरफ जा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, क्लोथिंग इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो गवर्नमेंट ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मान लीजिए टैक्स ही बढ़ा दिया। तो अब ऐसा नहीं कि केवल आपकी कंपनी के क्लोथ के रेट्स बढ़ेंगे, जितनी भी कंपनियां, जितने भी लोग, जितनी भी ब्रांड्स क्या बोलते हैं कपड़े बेचते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल पे टैक्स बढ़ गया तो सबको टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। वो सारे फैक्टर्स सबको इफेक्ट करेंगे। तो जब पूरी इंडस्ट्री इफेक्ट हो जाए, पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो जाए, तो वो मैक्रो है, वो मैक्रो फैक्टर्स हैं जिनसे केवल एक फर्म इफेक्ट होती है, पर वो एक्सटर्नल फैक्टर है, वो है माइक्रो। माइक्रो का मतलब छोटे, वो छोटे फैक्टर्स हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रो फैक्टर्स की। माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है? टास्क इन्वायरमेंट कंप्राइजेज ऑफ दोज फोर्सेज इन इमीडिएट विंसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके एकदम इमीडिएट विंसिटी मतलब आपके एकदम आसपास हैं, सिर्फ आप, दैट इन्फ्लुएंसेस फंक्शनिंग द माइक्रो फोर्सेज नीड नॉट नेसेसरली अफेक्ट ऑल द फर्म्स। जो मैंने आपको बताया, जरूरी नहीं कि सारे फर्म्स को इफेक्ट करें, जितने लोग उस सप्लायर से सामान लेते होंगे केवल वो इफेक्ट होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइक्रो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं। पहला है सप्लायर्स, जिसकी हम लोग बहुत देर से बात कर रहे हैं। बिजनेस इंटरप्राइज को बहुत सारे सप्लायर्स की जरूरत पड़ती है, जो क्या करते हैं, सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं या कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए टाटा मोटर्स है, अब उसको कार के पार्ट्स बनाना है तो उसको टायर कहीं से लेना पड़ेगा, MRF या C8 से। फिर उसको, खैर टाटा के पास तो अपनी सप्लाईज है, मान लीजिए उसको स्टील लेनी तो टाटा स्टील से लेनी पड़ेगी। तो बहुत सारी उसकी खुद की कंपनीज है, अलग अलग सप्लायर से आपको सामान लेना पड़ेगा, तब आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हो या बना सकते हो। तो ये सप्लायर क्या करेंगे? आपके बिजनेस इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे। अगर इनसे हुए टर्म्स में कुछ चेंजेस आते हैं, मान लीजिए रेट बढ़ाते हैं या एक क्रेडिट पीरियड को छोटा बड़ा कर देते हैं, या ये सप्लायर्स क्या करते हैं, सामान की क्वांटिटी को कम कर देते हैं कि नहीं जी, इस बार हम आपको मान लीजिए 1.5 टन लोहा देते थे, इस बार केवल 1 टन लोहा सप्लाई कर पाएंगे, तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, आपकी चीज़ें कम होंगी, आपका प्राइस बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आपको इफेक्ट करेंगे ही करेंगे। दूसरा है कस्टमर्स। कस्टमर्स क्या है? ये बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं। क्यों? देखिए, आपको पता है कि हम लोग जिस मार्केट में हैं उसमें कस्टमर को किंग माना जाता है। तो अगर उनके नीड्स में, डिज़ायर में, टेस्ट में, लाइकिंग में कोई चेंज आ रहा है तो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा ही करेगा। आप मान लीजिए शर्ट की इंडस्ट्री में है, पहले लोग फॉर्मल शर्ट्स पहनते थे, अभी ट्रेंड चला है कि लोग या नॉर्मल साइज़ के टी शर्ट्स पहनते थे, अभी एक ट्रेंड क्या चला है, ओवर साइज टी शर्ट्स का। अब लोग ऐसे टी शर्ट्स पहनते हैं जो उनके साइज से थोड़े से बड़े हों, ओवर साइज़ के हों। तो इसमें क्या करेंगे, आपको अगर आप अभी भी वही टी शर्ट सप्लाई करोगे, नए ट्रेंड्स के हिसाब से एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको लॉस होगा। तो ये भी वो एक फैक्टर है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करेगा। ठीक है, एक और बात करते हैं माइक्रो फैक्टर्स की। तो मार्केट इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज मतलब वो होते हैं, जैसे आप एक बिजनेस है तो बिजनेस में क्या होता है, पहले मैन्युफैक्चरर होता है, उसके बाद एक होलसेलर होता है, फिर मान लीजिए एजेंट हो, या एजेंट पहले होता है, होलसेलर भी बाद में हो सकता है, फिर कोई ना कोई रिटेलर होता है। यही बिजनेस की चेन होती है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर सामान लेता है, होलसेलर अपना मार्जिन जोड़ता है, फिर वो एजेंट को देता है, एजेंट रिटेलर को देता है, इसी तरह से सीन चलता है। अब अगर इन इंटरमीडियरीज में से मान लीजिए होलसेलर ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की या आपके एजेंट ने कोई प्रॉब्लम, एजेंट ने काम ही करना बंद कर दिया, वो अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं ले रहा, तो टिल द टाइम आप नया एजेंट ढूंढो, या रिटेलर ने आपका सामान रखना बंद कर दिया, तो आपकी सेल कम होगी ना। मान लीजिए कोको कोला सप्लाई करता है, तो कोको कोला मैन्युफैक्चर हुआ, फैक्ट्री से होलसेलर के पास गया, होलसेलर ने एजेंट को दिया, एजेंट से रिटेलर के पास गया, रिटेलर्स ने कहा कि हम कोको कोला नहीं रखेंगे, इसकी डिमांड नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। या रिटेलर्स ने कोको कोला महंगी बेचनी शुरू कर दी, पेप्सी वो नॉर्मल रेट पे बेच रहे हैं, कोको कोला MRP से ऊपर बेच रहे हैं, इसमें आपकी गलती कोई नहीं है। क्या इसमें कोको कोला ब्रांड की कोई गलती है? नहीं, लेकिन इससे इफेक्ट आपके बिजनेस को पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज, वो लोग जो मार्केट में बिचौलियों का काम करते हैं, उसमें एजेंट, ब्रोकर, रिटेलर, सप्लायर सब हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। फिर है कॉम्पिटिटर्स। आप किसी इंडस्ट्री में हैं,
अब इसमें आप एग्जांपल लीजिए एक शॉप का, मान लीजिए आपके पास एक कपड़े की शॉप है। अब पूरी इंडस्ट्री में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं, एक मार्केट में 2 कपड़े की शॉप है, एक आपकी है, एक आपके बगल में, आपकी ABC लिमिटेड है, आपके बगल में मान लीजिए XYZ लिमिटेड है। अब क्या कर रहे हैं, आपकी कपड़े की शॉप है तो बगल वाले ने अपने प्राइस को कम किया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके सप्लायर ने रेट घटाया ना घटाया हो, आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो, क्योंकि आप इमीडिएट कंपटीशन में हो तो आपको अपने रेट्स को कम करना पड़ेगा, या बढ़ाएंगे तो फिर आप एडवांटेज लेने के लिए बढ़ा सकते हो। जैसे अभी जियो ने क्या किया, जियो ने अभी लेटेस्ट अपना क्या किया, प्राइसेस को रेज किया। तो आपने देखा होगा कि एयरटेल और वोडा, VI जिसको कहते हैं, वोडा और आइडिया, इन्होंने भी अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि वो एडवांटेज ले रहे हैं। ऐसे ही अगर जियो अपने प्राइस को गिराएगा तो बाकी लोगों को भी अपने प्राइस को कम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटर्स भी कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, इनको भी ध्यान में रख के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने कॉम्पिटिटर्स को इग्नोर किया, उनके प्राइसेस पे ध्यान ही नहीं दे रहे, उनकी क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि जी हम अपने हिसाब से चलेंगे, तो अल्टीमेटली आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। ठीक है। पब्लिक का मतलब यहाँ से कस्टमर नहीं, यहाँ सोसाइटी से। अगर सोसाइटी में कोई कंज्यूमर ग्रुप बन गया, कोई ऐसा चेंज आ रहा है, तो वो भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। मान लीजिए आप कोई फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, वहाँ की सोसाइटी जो है, वहाँ के पर्टिकुलर लोग जो हैं, उन्होंने विरोध कर दिया कि भाई यहाँ पे हम पेड़ को नहीं काटने देंगे, या इससे पॉल्यूशन होगा, हम यहाँ पे आपको फैक्ट्री नहीं लगाने देंगे। तो ये पर्टिकुलरली पूरी इंडस्ट्री को तो इफेक्ट नहीं कर रहा, उस पर्टिकुलर फैक्ट्री को कर रहा है जो आप लगाने जा रहे हैं। तो ये भी एक माइक्रो फैक्टर है, जिसमें पब्लिक को आप सोसाइटी समझ सकते हैं, सोसाइटी समझ सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट की। माइक्रो इन्वायरमेंट को अभी हम बहुत छोटे में समझेंगे। क्यों? क्योंकि माइक्रो इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगली वीडियोस में इसको डिटेल में समझेंगे। अभी माइक्रो इन्वायरमेंट क्या है और उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं उसको समझ लेते हैं। माइक्रो इन्वायरमेंट्स मेजर एक्सटर्नल और अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। कैसे फैक्टर्स हैं? जो बिल्कुल भी आपके कंट्रोल में नहीं है। कॉम्पिटिटर्स, बाकी कस्टमर्स थे तो फिर भी आपके कंट्रोल में था, आप कुछ बातचीत कर सकते हैं, कुछ स्कीम दे सकते हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे तो आप डिस्काउंट दे सकते हैं, ये फिर भी कुछ आपके बेसिकली कंट्रोलेबल तो वो भी नहीं होते, लेकिन वो तब भी कुछ हद तक आप कंट्रोल कर सकते हो। मान लीजिए कस्टमर्स ने आपके यहाँ आना बंद किया, आपने एक डिस्काउंट लगा दी, सेल लगा दी, तो वापस फुटफॉल हो गया। लेकिन जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, ये मेजर फैक्टर्स हैं और ये पूरी तरह से अनकंट्रोलेबल, इन पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये आपकी डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे ही करेंगे, परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेंगे, स्ट्रेटजीज को अफेक्ट करेंगे। ठीक है। तो सक्सेस ऑफ द कंपनी डिपेंड्स एडेप्टेबिलिटी विद द इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे इन्वायरमेंट, मैक्रो इन्वायरमेंट में आपकी सक्सेस इसी बात पे डिपेंड करती है कि आप मार्केट में हो रही मैक्रो चेंजेस से, पॉलिसीज की चेंजेस से अडाप्ट कर पाते हैं कि नहीं। अगर आप अडाप्ट करने को तैयार हैं, आप इजीली अडाप्ट कर लेते हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फर्म को आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप मैक्रो इन्वायरमेंट को इग्नोर कर दें, अडाप्शन नहीं लाएंगे, तो आपकी कंपनी बेकार हो जाएगी। इसका एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माइक्रो इन्वायरमेंट का एक हिस्सा होता है टेक्नोलॉजी या इनोवेशन कह लीजिए जैसे आप। तो एक याद होगा आपको, कैमरे की कंपनी थी पहले कोटक, जिसको भी याद हो। अगर आप बात करें 2005-6 या उससे पहले की, तो एक बहुत बड़ी कंपनी थी कोटक। ये कैमरे बनाती थी, वो रील वाले कैमरे जो होते हैं। फिर क्या हुआ, डिजिटल कैमरेज आना शुरू हुआ और इसने अपने आप को अडेप्ट नहीं किया, तो ये कंपनी वहीं पे ख़त्म हो गई। नोकिया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, नोकिया के फ़ोन्स बहुत बेहतरीन फ़ोन्स होते थे। इंडियन मार्केट को एक टाइम पे नोकिया डोमिनेट करता था। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुई, लोग स्मार्टफोन्स की तरफ गए और नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया। उनका वही फ़ोन था, कीपैड वाला ही फ़ोन रहा, इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। अल्टीमेटली क्या हुई कि आज नोकिया का वो कीपैड वाला फ़ोन तो चलता ही नहीं, क्योंकि लोग स्मार्टफोन लेते हैं। और नोकिया कंपनी जो फ़ोन के सेगमेंट में बहुत आगे थी, अब वो उसके पास 10% 2% भी शेयर नहीं बचा मार्केट का। बीच में उसने कोशिश की कि वो माइक्रोसॉफ्ट के नाम से, बाकी नाम से वापस आए, लेकिन मार्केट शेयर उतना नहीं ले पाई जितना नोकिया के पास पहले था। इसलिए अडेप्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। अडेप्टेबिलिटी मतलब चेंजेस के साथ अपने आप को एडजस्ट करना। अब बात करते हैं मैक्रो फैक्टर्स मेजर हैं क्या। तो पहला मैक्रो फैक्टर है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ध्यान रखिएगा, इन सबको हम लोग अगले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट और इन सारे इन्वायरमेंट पे ही अगला एक लेक्चर होने वाला है। अभी आप हल्का देख लीजिए। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट मतलब, इकोनॉमी का मतलब आप पैसे से समझिए। अगर आसानी में समझना हो तो आप पैसे समझिए। वो ऐसे फैक्टर्स हैं कि आपके यहाँ क्या सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम क्या है, मॉनेटरी प्लानिंग क्या है आपकी कंट्री में, ये चीज़ें जब आपको अफेक्ट करती हैं तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है, जब LPG पॉलिसी 1991 में आई थी, तो उसने क्या किया, आपके यहाँ पहले प्राइवेट फर्म्स अलाउड ही नहीं थी, एक्सटर्नल फर्म्स अलाउड ही नहीं थी। इन्होंने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन किया, चीज़ों को प्राइवेट करना शुरू किया, पॉलिसीज़ को लिबरल किया, तो नई कंपनीज बनना शुरू हुई और इंटरनेशनल ब्रांड आना शुरू हुए। अब इसमें क्या PSUs की कोई गलती थी? मान लीजिए जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पहले से थी, उनके पास तो कोई कंपटीशन नहीं था, पहले केवल गवर्नमेंट कंपनी चलती थी, जैसे BSNL है वो मजे से चलती थी। जैसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में चेंज हुआ तो वो चाहे ना चाहे अब क्या हो गया, उनके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में, प्राइवेट कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आएंगे। ये हो गया इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। फिर है इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। जैसे आप लोगों में से बहुत लोगों ने फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा होगा,
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एक एक्ट है जो पढ़ा रहा होगा ग्रेजुएशन के टाइम पे या अपने एमकॉम के टाइम पे। इस एक्ट में लिखा है ना कि कितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वर्कर को 8 आवर से ज़्यादा काम नहीं कराना, ये सारी गाइडलाइंस। तो जब भी कोई गवर्नमेंट इस तरह की इंडस्ट्री पॉलिसी या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क निकालती है, आपके बस में तो है नहीं कि आप गवर्नमेंट को कहो कि नहीं जी इतना मत करिए, इसको कम ज़्यादा करिए। आप थोड़े हद तक डिस्कस कर सकते हो, पर उससे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं आने वाला। गवर्नमेंट करेगी वही जो उसे करना है। तो ये भी आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगी। आपको लगातार इंडस्ट्री पॉलिसी को देखते चलना है। अब उससे कैसे बीटअप करना है, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज की, उसने कोई तरीका बदला, कंपटीशन एक्ट में कोई नया चीज़ आया, सेबी ने कोई गाइडलाइन इशू कर दी कि भाई 10% की जगह 12% चीज़ें देनी होंगी। एफडीआई पॉलिसी में गवर्नमेंट ने चेंज किया कि इस सेक्टर में एफडीआई बंद आज से, मतलब बाहर से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो आपका अल्टीमेटली आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट कम होगा और आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपको उसको अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको लोकल इन्वेस्टर्स को, लोकल लोगों को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा, क्योंकि अब तो आपको एफडीआई नहीं आएगी। या किसी सेक्टर में गवर्नमेंट ने एफडीआई बढ़ाई तो अब आपको इंटरनेशनल फंडिंग मिलने वाली है। तो फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है। फिर है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। जैसे देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट और बिजनेस के रिलेशनशिप्स कैसे हैं। अब देखिए इस पर ऐसे समझ लीजिए कि कुछ गवर्नमेंट के, विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, गवर्नमेंट के कुछ लोगों के कुछ बिजनेस से संबंध अच्छे होते हैं, कुछ फैमिली से, कुछ बिजनेस से संबंध अच्छे होते हैं। वहीं दूसरी तरह की गवर्नमेंट आएगी तो मे बी, अभी जैसे गवर्नमेंट है वो कैपिटलिस्टिक है, हो सकता है अगली गवर्नमेंट सोशलिस्टिक आए तो वो बिजनेसेस को उतना प्रमोट नहीं करेगी। तो वो क्या करेगी, कुछ चीज़ों पर रोक लगाएंगे, वो उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये कैपिटलिस्ट है तो प्राइवेट बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे, लोकल इंडस्ट्रीज़ को भूल जाएंगे। तो इस तरह का गवर्नमेंट क्या करती है, पॉलिसी बनाती है। तो गवर्नमेंट कैसी है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, उस पर भी आपका बिजनेस डिपेंड करता है। दूसरा, अगर अभी जैसे देखिए पिछले 10-15 साल से, अगर 10-15 साल कोई भी गवर्नमेंट रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं स्टेबल गवर्नमेंट या स्टेबल पॉलिसी। तो जब किसी देश में गवर्नमेंट स्टेबल होती है तो बिजनेसेस ग्रो करते हैं। अगर यही फ्लक्चुएशंस हो कि आधे में सरकार गिर जाए, दूसरी सरकार बन जाए, फिर 2 साल बाद दूसरी सरकार बन जाए, जैसा कि पाकिस्तान में आप देखते हैं कि हर साल वहाँ पे प्रधानमंत्री चेंज हो जाता है, हर साल वहाँ पे गवर्नमेंट ही चेंज हो जाती है, ऐसे को बोलते हैं अनस्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो वहाँ पे बिजनेसेस ग्रो नहीं करते। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी एक चीज़ है जो आपको अफेक्ट करेगी। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल शेयर मार्केट में आप देखते होंगे, चुनाव हुआ, इलेक्शन आया, रिजल्ट वाले दिन मार्केट नीचे, रिजल्ट के अगले दिन मार्केट ऊपर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। पॉलिटिकल और लीगल में अंतर क्या, पॉलिटिकल का मतलब होता है किसी गवर्नमेंट से या किसी आइडियोलॉजी या पार्टी से जिसकी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है, लीगल इन्वायरमेंट का मतलब होता है लॉज से, कानून जो बने। गवर्नमेंट कोई हो, जो लॉज है वो तो सेम ही रहेंगे ना, जो लॉज हैं वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे कंपटीशन एक्ट बना हुआ है तो अब ये लीगल इन्वायरमेंट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें लीगल होती है, क्या क्या नहीं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप कंज्यूमर्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन देंगे, ये लीगल इन्वायरमेंट में। तो अगर आपको इंडिया में कंपनी रन करनी है तो आपको कस्टमर्स का ध्यान रखना होगा, नहीं रखेंगे तो आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या किसी ना किसी दायरे में फंसेंगे। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल पे मान लीजिए लॉ है, अब आप क्या कर रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पे लॉज हैं, अब आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपके यहाँ क्या होगा, गवर्नमेंट की एजेंसीज की रेट पड़ेगी, पॉल्यूशन बोर्ड आपको समन भेजेगा, फाइन भेजेगा, तो अल्टीमेटली आपका लॉस होगा। पॉल्यूशन कंट्रोल के नियम में कोई चेंज कर दी, जैसे अभी गवर्नमेंट ने पॉलीथीन बैन की, तो आपको क्या करना होगा, आपको प्लास्टिक यूज़ घटाना पड़ेगा। आपने देखा धीरे धीरे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब ने अपने डिलीवरी पैकेजेस में कोशिश की कि पॉलीथीन को या पॉलीथीन वाली चीज़ों को कम किए, प्लास्टिक वाली चीज़ों को कम करें। ये सब चीज़ें होती लीगल इन्वायरमेंट। सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और आपके कंट्रोल में नहीं होते इन्वायरमेंट। जैसे सोसाइटी क्या सोचती है, जैसे इंडिया में बीफ बैन है और मैकडॉनल्ड्स जो है वो बर्गर बनाता है, लेकिन विदेशों में बर्गर का सिंपल मीनिंग होता है कि उसमें बीफ या ऐसा कुछ कंटेंट पड़ा होता है, लेकिन इंडिया में पर्टिकुलरली बैन है। तो आपको कंपनी उसी हिसाब से चलानी होगी, वरना आपके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पहले कीपैड वाले फ़ोन थे, टेक्नोलॉजी में चेंज आया, स्मार्टफोन्स आए, सबने स्मार्टफोन्स लिए। अब और बेहतरीन फ़ोन आए, स्मार्ट वॉचेज़ आ गई, ऐसी घड़ी, स्मार्ट वॉचेज़ ऐसी घड़ियाँ आ गई हैं कि जिससे ही आप कॉल उठा सकते हो। तो ये क्या इन्वायरमेंट में चेंज है। इन सब चीज़ों को टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में चेंज है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी, जैसे जैसे इनोवेशन होगा, आपको उसके साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करेंगे। अगर आप इसके साथ अडेप्ट नहीं करते, मान लीजिए अगर क्या बोलते हैं डिजिटल वॉच आई, आप डिजिटल वॉच बनाना ही नहीं चाह रहे कि जी हम ट्रेडिशनल वाली ही बनाएंगे, तो अल्टीमेटली आपको लॉस बियर करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग डिजिटल वॉचेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप अभी भी कह रहे हो नहीं हम कीपैड वाला फ़ोन बनाएंगे, तो क्या होगा, आपको लॉसेज आज नहीं तो कल होंगे। आप सोचोगे कैमरा हम बहुत माइन्यूट सा देंगे, आजकल के फ़ोन्स में कैमरा बहुत अच्छा आ रहा है, कोई 64 मेगापिक्सल्स का दे रहा है, कोई 48 का दे रहा है, अब तो इससे भी ज़्यादा 108 मेगापिक्सल तक के कैमरा आ रहे हैं फ़ोन में। आप कहो जी नहीं हम तो वही 3 मेगापिक्सल वाला, 4 मेगापिक्सल वाला कैमरा देंगे, तो अल्टीमेटली आपको लॉस होगा। तो ये भी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अफेक्ट करेगी।
ये सारी चीज़ें हमने बहुत छोटे में पढ़ी। इन सारे इन्वायरमेंट के फैक्टर्स को, जो कि आपका पेस्टल मॉडल है पूरा मैक्रो का, इसको हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने आपको केवल समरी दी है। अभी आप नए हो, इसलिए हो सकता है समझने में थोड़ी सी दिक्कत आपको आ रही हो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि ईजी तरीके से समझाऊँ, लेकिन अगर आप, क्योंकि अभी आप नए हो, यूनिट आपने शुरू की है नेट के तरीके से, तो अभी आपको थोड़ी सी समस्या आएगी। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में साथ रहेंगे तो अल्टीमेटली आपको नेट में सक्सेस मिलेगी। और आपको क्या ध्यान रखना है, हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पे, द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल। द आउटस्टैंडिंग गुरुकुल लिखें टेलीग्राम पे, सर्च करें, आपको चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करने का फ़ायदा, एक तो यहाँ की PDF आपको मिल जाएंगी, जो ये PDF मैंने जिससे पढ़ाया है, ये रिवीजन के लिए आपको PDF मिल जाएगी। प्लस क्लासेस कब होंगी कब नहीं, उसका सारा इन्फॉर्मेशन वहीं मिलेगा। और बाकी आपको पता है कि कंप्लीटली फ्री बैच है, पूरी तरह से फ्री चलेगा दिसंबर 2024 के लिए, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एक काम और करना है आपको, फ्री बैच के होते हुए भी, कि आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों से। देखिए, ये मत सोचिए कि मेरे को कोई बढ़िया रिसोर्स मिला है, कोई आसान चीज़ मिले तो उसको मैं केवल अपने तक रखूँ। जब आप किसी की हेल्प करते हो ना, तो एक तो आपके पास पॉजिटिविटी आती है, आपको पता है पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन का पावर क्या होता है। दूसरा, हो सकता है कि कोई चीज़ को मैं समझा रहा हूँ आपको ना समझ में आए, कोई पॉइंट आपको अच्छे से समझ में ना आए, आपके फ्रेंड को आए, तो आप लोग आपस में मिल के पढ़ सकते हो ना, मिल के साथ में पढ़ सकते हो। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर।